अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन की तारीख पे तमाशा जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से केपी और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उसकी तारीख आज भी सामने नहीं आ रही। प्रोग्राम के पहले से में गवर्नर केपी हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके बाद क्या सवाल पूछना पाकिस्तान में इतना बड़ा जुर्म है कि उसमें बगावत के पर्चे होंगे, सेडिशन के चार्जेस लगेंगे? बज़ाहिर तो लगता है कि अब ऐसा ही है, हम ऐसे ही दौर में जी रहे हैं। आखिर में बात करेंगे कि शहबाज हुकूमत जो है ये गद्दारी का इतना प्रचार क्यों करती है? ऐसे रियासत को कौन सा खतरा लाहक हो गया है कि धड़ाधड़ ये गद्दारी और बगावत के पर्चे हो रहे हैं पॉलिटिकल जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ और सहाफ़ियों के खिलाफ। आगाज़ करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो डेट सामने आनी है केपी और पंजाब के इंतखाबात की, अभी तक वहाँ पर एक गहरी खामोशी है। इमरान खान साहब ने कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस मौके पे उन्होंने ये कहा कि जो फौरी तौर पे केपी के गवर्नर की तरफ से ख़त लिखा गया है ये उन तमाम खदशात को जो है इंडोर्स करता है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में सीरियस नहीं है। ज़रा सुनिए। गवर्नर केपी ने अभी तो लोग कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए है, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को जिसका नहीं भी सोच था वो उधर चली गई है। आइन का आर्टिकल बड़ा वाजे है, आर्टिकल 1053 मेरे हाथ में है और ये कहता है कि जब कि गवर्नर सूबाई असेंबली को तहलील करते तो शिक में शामिल किसी अमर के बावजूद वो तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करेगा और निगरां काबीना मुकर्रर करेगा। निगरां काबीना तो मुकर्रर होगी लेकिन इलेक्शन की तारीख अभी तक सामने नहीं आ रही। गवर्नर साहब ने जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को और उसके जो बाद इंटरव्यूज दिए, मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी ये मेरा इख्तियार नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तय करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे। मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूं कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे इंटेलिजेंस जो हमारे दीगर इदारे हैं एस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में। इलेक्शन कब होने चाहिए हैं, क्या इनको मुलतवी किया जाना चाहिए किसी भी रीजन से, इसके बारे में हुकूमती कैंप के अंदर भी एक बड़ी ही मजबूत राय उठ रही है कि इलेक्शंस को हर हाल में वक्त पे होना चाहिए। शायद खकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि ईद के इर्द गिर्द इलेक्शंस करवा देने चाहिए, इससे आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। वो एक आईनी ओहदा रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा है, वो नहीं देंगे तो इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर देगा। मेरी राय यह है कि ईद के बाद इलेक्शन करा दें तो बेहतर होगा। कामरान मुर्तजा साहब JUIF से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं, इवन वो इस बात को कल टेलीविजन शो के ऊपर दोहरा रहे थे कि ये मशवरा क्यों दिया जा रहा है कि भाई आप तारीख ना दें, आर्टिकल 105 के तहत चलना चाहिए है गवर्नर KP को। कामरान मुर्तजा साहब की कानूनी राय जरा सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हमारा साथी है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि उन्होंने असेंबली तोड़ी थी तो उनको 105 में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी उसी वक्त कर देनी चाहिए थी। शायद उनको प्रॉपरली एडवाइज नहीं किया गया तो उनको उसी वक्त साथ कर लेना चाहिए था। इस पूरे मामले पे बात करेंगे। हाजी गुलाम अली गवर्नर KP हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। सर, ये जो कानूनी राय इस हवाले से हमने ली है मुख्तलिफ माहिर कानून से, ऑलमोस्ट हर किसी का इस बात पे इत्तफाक है कि इलेक्शन की डेट आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर ने देनी होती है। इवन कामरान मुर्तजा साहब का बयान मैंने आपको सुनवाया, आपकी पार्टी से ही ताल्लुक है। 105 के तहत तारीख देना गवर्नर्स का काम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपने किससे कानूनी राय ली जिसके बाद उन्होंने आपको यह मशवरा दिया कि ये इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर दिया जाए सारा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने हमसे राय मांगी और हमने अपनी राय दी। अब मौजूदा हालात में जो हमारे सूबे के हैं और मैं सूबे का एक आईनी ज़िम्मेदार हूँ और सूबे के तमाम हालात मेरे सामने हैं, और ये बात मैंने इलेक्शन से पहले जब असम्बलियाँ नहीं टूटी थी और असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं थी और असम्बलियों में PTI के हुक्मरान बैठे थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था
کے موجودہ حالات کو اور ریاست کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. صحیح. درمیان میں اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. الیکشن کی تاریخ آئین کے مطابق اس صوبے میں اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے. انہوں نے ہمیں خط لکھا. میرا خط آپ ذرا پڑھ لیں. میں نے اس میں کیا لکھا؟ میں نے اس میں لکھا کہ الیکشن بالکل آئین کے مطابق ہو. جو آپ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اس ادارے کے یہ اختیار ہے. لیکن ایک تجویز دی ہے, میری ایک رائے ہے. صحیح. اور رائے ماننے بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور نہ ماننے بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر سمجھے کہ رائے مناسب ہے تو 4-5 لوگوں کو بلا کے ان سے رائے لے لے گی, اور اگر وہ کہتے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ الیکشن کی تاریخ دے کر الیکشن منعقد کر لیں گے آئین کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ بتا دیں کہ میں نے اس میں کہا, اور اس کے ہمارے 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ جس طرح آپ کے چینل میں شاید کل کے کس میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بتا رہے تھے کہ میرے حکومت میں کے پی میں واقعہ ایک بھی نہیں ہوا. تو میں کیوں جواب دوں اگر میرے حکومت میں واقعہ ان کا جواب انہوں نے دینا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ آئین کے تحت الیکشن ہونے چاہیے, تو آئین کا آرٹیکل 105(3) ہے جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر جو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے جو تاریخ ہے وہ گورنر نے کرنی ہے. تو جو آپ آئین کے مطابق چلنے کی بات کریں تو آئین نے تو سر یہ بولا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ماضی میں اس سے زیادہ جو ہے سخت جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑی گئی ہے صوبے کے اندر, لیکن الیکشن کو ملتوی کرنے کا تب بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے. سو اس کانٹیکس میں تو یہ ماریا دیکھے قوم بھی سن رہی ہے. یہ جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. میں نے جب سے گورنر کا الف اٹھایا تو مرجر ایریا کے میں ہزاروں آدمی سے اس گورنر ہاؤس میں ملا ہوں, اور جو لوگ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گورنر کی دیواریں گرا کر یونیورسٹی بنائیں گے, ان کے پورے 4 سال میں اس گورنر ہاؤس میں 4 بندے بھی نہیں آئے. ایسے تالے لگائے گئے. اور میں نے 2 مہینوں میں کم از کم 2 لاکھ آدمیوں سے ملاقات کی, اس لیے کہ مرجر ایریا جو ہمارے مشران ہیں, ملکان ہیں, بلدیاتی نمائندے ہیں, سیاسی نمائندے ہیں, ان کا ایک مطالبہ تھا جو انہوں نے آ کے گورنر ہاؤس میں بحیثیت گورنر میرے سامنے رکھا. میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں نے اس مطالبے کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھا, اور ان کے جو دیگر مطالبات تھے وہ میں نے وفاقی حکومت کے سامنے بھی رکھے. سر لیکن اب دیکھیں انہوں نے یہ مطالبات وغیرہ سر میں اس بڑی احترام کے ساتھ کہ obviously یہ ایک سیاسی کمپلیکیشن ہے اور obviously اس کو سالو ہونا چاہیے, لیکن سر کئی بھی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو اس طرح کے مطالبات ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کو دیکھے جائیں گے, پھر الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس معروضی حالات کے تحت الیکشنز کو ایکسٹینڈ کرے گا. آئین میں صاف صاف لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے, اور وہ الیکشن کمیشن کرانے کا پابند ہے, گورنر اس کو ایڈوائز کرنے کا پابند ہے تاریخ کا. یہ ساری کانٹیکس تو جنہوں نے آئین بنایا تھا انہیں بھی معلوم ہوگا, لیکن ہے نہیں اس کے اندر یہ گنجائش. اور وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈ ہوئے تو وہ غیر آئینی کام ہوگا. اس پہ تمام قانونی ماہرین کا اتفاق ہے. بالکل میرا بھی اتفاق ہے, لیکن اگر خیبر پختونخوا میں جنازے اٹھے تو خیر ہے, الیکشن کراؤ, اور جب محترمہ بے نظیر بٹو شہید ہو گئی, ملتوی ہو گئی, تو آئین خیر ہے. یعنی آپ تضاد دیکھ لینا. آپ مجھے بتائے میں نے جو رائے دی ہے, تجویز دی ہے, تجویز آپ مانو یا نہ مانو, مجھے بتاؤ کہ میں نے کہا کہ پولیس سے, انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیوں سے مشاورت کرو. سر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کیا, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے گی, اس سے بھی ذرا جو ہے نا ایک کان کھڑے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا بتائے گی سر آپ کو. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نہیں, اب آپ مجھے بتائیں یہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ پچھلے سن
70 के इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन तक इन्होंने हमें कहा कि फलाने फलाने पोलिंग स्टेशन खतरनाक है और स्टेब्लिशमेंट से फौज को बुलाओ, इसको फौज के हवाले करो। तो अगर ओके दे और उनसे मशवरत ना हो, देखिए, और अगर पुलिस, आपसे मैं पूछता हूं, क्या आज डस्का में जो इलेक्शन हुआ, आम एरिया में 4 दिन में उनके प्रेसिडिंग ऑफिसर गैब थे, जी। और वजीरिस्तान में फिर क्या होगा? क्या अगर आप पुलिस को इत्तेमाद में नहीं लेंगे और आप अगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उसको मशवरत नहीं करेंगे और आप कह दे कि वजीरिस्तान के पोलिंग स्टेशन को फलाना पुलिस ऑफिसर जाएगा और वो इनकार कर दे, तो क्या मुल्क में बगावत का फिजा पैदा करते हो? गवर्नर साहब, ये सवाल जो है ना, ये मुशावरत वाली बात आपने अच्छी उठाई, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में 2 दिन पहले आईजी खैबर पख्तूनख्वा थे, स्पेसिफिकली उनसे मैंने ये सवाल पूछा और उसका उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन जैसे काम और ये सारी कैंपेन्स जो होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज सारे साल होती रहती हैं, पोलियो कैंपेन्स चलती हैं, और उन्होंने कहा था कि पुलिस तैयार है इलेक्शन समेत जो भी इस वक्त एक्टिविटीज अगर उनको उसके लिए कहा जाएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के आईजी के अपने अल्फाज सर मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर आपका इस पे कॉमेंट लूंगी। हमारे पास इलेक्शन से मिलती जुलती एक्टिविटीज पूरे साल चलती हैं। इस तरह के तमाम जितने भी चीजें हैं उन तमाम के लिए इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयार रहते हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के हवाले से भी तैयार रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जो निगरान वजीर आला है गवर्नर साहब, वो भी कहते हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे माजी के अंदर भी, इलेक्शन के इसका असर नहीं होता, तो ये भी जरा सुन लीजिए। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, ये तो इलेक्शन से बहुत अनाउंसमेंट से पहले भी ये दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे हैं। साउथ में आप देखें ना, डीए खान में, टांक में, लकी मरवत में, जगह जगह तो बहुत पहले हुए हैं और उसके बाद भी होते रहे मुताबिक। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ तो शायद मुझे नजर साहब आईजी केपी की बात करें और निगरान वजीर आला की बात करें, वो उनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही इस वक्त? मैं ठीक, उनका देखो अपना नुक्ता नजर था और उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने कह दिया, लेकिन आप फिर दूसरी तरफ भी जाए ना, उन्होंने पोलियो का हवाला दिया और कितने दिन का कैंपेन था, और ये पूरे सूबे में 1 दिन में इलेक्शन होंगे और एक छोटे से जगह के लिए 50,000 वो कहते हैं कि हमने नफरी लगाई कैंपेन के लिए, पोलियो के लिए 50,000, और पूरे सूबे में होगा तो क्या 1,000 आदमी तो इमरान खान के सिक्योरिटी पर गए। तो सर देखो आप, ये अच्छी बात है, मैं इलेक्शन की तायीद करता हूं, मैं इलेक्शन करना और आईन की अमायत नहीं बल्कि आईन का हुक्म हमारे पर फर्ज है, लेकिन हमने कहा कि ये पढ़ो। और अगर आप स्टेब्लिशमेंट से इतना नाराज है तो इमरान खान ने तो 100 दफा कह दिया कि अगर स्टेब्लिशमेंट मेरी मदद करती तो मेरा हुकूमत ना गिरता। गवर्नर साहब, अब ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसके बाद ये है कि एक तो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद भी रद्दअमल आया कि ये गवर्नर की अनबाइस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जो ये एक बाइस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी भी जो आपकी बात कर रहे हैं इस पे आपके जो सियासी मुखालफीन है वो कहते हैं कि आपकी तर्ज अमल बाइस्ड है, इस वजह से आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। निगरान वजीर आला तैयार है, आईजी केपी के ने भी कहा कि अगर हमें कहा कि हम कर लेंगे, लेकिन तो इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन ऐलान करे। कौन कहता है कि मैं बाइस हूं? ये उसका नाम ले लो। सर पीटीआई कहता है, जाहिर सी बात है सर, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट से सर आप उनके लिए आप बाइस्ड, वो आपको उनको लग रहे हैं बिकॉज जब आप इस तरह खत नहीं लिखेंगे तो वो कहेंगे कि आप कराना ही नहीं चाहते इलेक्शन। सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले जो मेरा ज़मीर है, कल आप ही कहोगे कि आप गवर्नर बैठे थे और आपको इल्म नहीं था और आपने कोई बात नहीं की। मैंने कहा इलेक्शन करो और इन 3-4 फोर्सेस से मशवरत करो। इलेक्शन कमीशन मशवरत ना करे, बात खत्म, इसमें कोई शक है? यानी मशवरत पर पाबंदी है? क्या ये मार्शल लॉ है कि मेरे ज़हन में एक बात होगी और मैं नहीं कहूंगा? कल जो एपिक्स कमेटी का इजलास है तो मेरी ज़हन में कोई बात होगी तो मैं नहीं करूंगा और बात कर लूंगा, और जो यूनानी फैसला हो जाएगा वो फैसला मेरा फैसला होगा। इसलिए मैं कहता हूं
کہ دیکھو جو جس طرز عمل پر ایک جماعت نکلی ہوئی ہے کہ قوم کو فوج کے خلاف کڑی کرتی ہے، قوم کو پولیس کے خلاف کڑی کرتی ہے، قوم کو ریاست کے خلاف کڑی کرتی ہے، یہ ملک دشمنی ہے۔ چلے سر، یہ تو جب الیکشن ہوگا سر اپریل میں، ہم پولیس کے ساتھ ہیں، ہم کے اپنی فوج کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے عوام اب جو الیکشن ہوگا اس کے اندر وہ اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ آخری سوال میرا کہ کیا آپ کو اپریل میں یا عید کے آس پاس الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، لیکن آپ کے پہلے سوال کا خیبر پختونخوا کے عوام نے فیصلہ دے دیا تھا جب وزیر اعظم عمران خان تھے، محمود خان یہاں چیف منسٹر تھے، اور اپنا دارالخلافہ پشاور بھی بلدیاتی الیکشن میں آر چکے ہیں۔ 6 تحصیل میئر 6 کے 6 آر چکے ہیں اور 6 کے 6 دوسری جماعتیں جیت چکی ہیں۔ سر اس کے بعد کافی وقت گزر گیا، ضمنی انتخاب سمیت کا تو ٹھیک ہے، بس فیصلہ ہم دیکھو جمہوریت میں عوام جس کو ووٹ دیتا ہے وہ حکومت کرے گا۔ بالکل سر، اب الیکشن آئیں گے، آپ کو لگتا ہے اپریل میں ہے، عید کے آس پاس الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں بطور گورنر خیبر پختونخوا؟ بالکل، میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اعلان کر لے، ادھر کام شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہوگی، نگران حکومت کے ذمے جو ڈیوٹی ہوں گی وہ ڈیوٹی پائے تکمیل تک لے جائیں گے، اور ہم نے اپنا ضمیر کا آواز دے دیا۔ کوئی مانے جب آپ عدالت جاتے ہیں وہ کلا باز کرتا ہے، محترم جج جو فیصلہ کرتے فریق تو مان لیتے، یہ ایک پارٹی کا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں مانتا۔ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں کیا 8 حلقوں سے الیکشن لڑا، ایک آرا کہتے میرے ساتھ دال لی ہوئی ہے۔ ہم اس طرح نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، الیکشن کرائے، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کن تاریخوں میں بھرپور تعاون کریں گے۔ الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ تاریخیں کیا آپ کو ٹینٹیٹیولی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دوران یہ الیکشن ہوں گے خیبر پختونخوا میں؟ الیکشن کمیشن کی ریسپانسبلٹی اور وہ اعلان کر لے تو الیکشن ہوں گے، اور سر کون روک یہ آپ سکے کو گا جب الیکشن کمیشن اعلان کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ گورنر کے پی حاجم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پہ ہم جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے، آپ پہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی مقدمات ہوں صحافیوں کے خلاف یا اپوزیشن کے خلاف بڑے زور و شور سے اس دور حکومت میں بنائے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا جی، پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن جس تواتر سے اور جتنی فراوانی سے یہ سیڈیشن اور بغاوت کی FIRs ہو رہی ہیں، یہ بڑا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال جی، آج کے دن بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی، پروگریس ہوئی پاکستان میں۔ اس حوالے سے اگر میں کہوں، عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے FIA کے حوالے کیا گیا۔ جو لاسٹ میرے پاس اطلاعات تھی تب تک ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا، ان کی گرفتاری فارملی ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ تو ایک تو عمران ریاض خان صاحب کی آج گرفتاری کا واقعہ پیش آیا۔ شیخ رشید صاحب جو تھے، جو کہتے تھے کہ جی جیل میرا گھر ہے اور ہتھ کڑیاں ان کا زیور ہے، ان کا بھی یہ خواب موجودہ حکومت نے پورا کر دیا، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ 1 سے زیادہ پرچے ہوئے ہیں شیخ رشید احمد خان صاحب کے اوپر۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ کل تازہ چھوٹ کے واپس آئے ہیں۔ آج وہ انٹرویو دے رہے تھے، جو جس طریقے سے ان کے اوپر جو چیزیں بیتی اس کا بھی ذکر ہے۔ سو جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صحافیوں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے موجودہ حکومت کا ٹریک ریکارڈ، جس کے بارے میں وہ واضح میں کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے ہے، وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ ذرا ماضی کی تھوڑی سی جھلک آپ کو سنواتے ہیں جی، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سیاسی انتقام سے جو سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو معاشی بدحالی ہے، وہ فارن کرنسی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس حکومت کی انتقامی اور irrational پالیسیز ہیں۔ ایک ایمرجنسی کی صورت ہے، حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ۔ کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے، فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں، حکومت کو یہ فکر نہیں۔ اگر ملک کے مسائل کا حل نواز شریف کو واپس لا کے جیل ڈالنا ہے، ہم 5-6 لوگ جن پر آپ 20 مہینے سے تفتیشیں کر رہے ہیں، ریمانڈ لے رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اگر ہمیں جیل ڈال کے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ہم کل ہی پیش ہو جائیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آج کے دور کی بات ہو رہی، بالکل ٹھیک بات کرے شاہد خاقان عباسی صاحب، بالکل ٹھیک بات کرے رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ ان دنوں کی گفتگو ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے۔
हुकूमत में आके यकसर मौक़िफ़ बदल जाता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, आरफा नूर साहिबा, और इसके साथ साथ अतर काज़मी साहब। चूंकि अतर काज़मी साहब दूर बहुत बैठे हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो उनसे आगाज़ करते हैं। स्टूडियो का ज़रा एडवांटेज। मैं उनसे ज़्यादा दूर बैठा हूँ। सर किधर? मतलब इस्लामाबाद में। सर वो लंदन बैठे हैं और मियाँ साहब के बहुत करीब बैठे हैं, तो उनसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। सर आप मियाँ साहब के उतने करीब नहीं बैठे इस वक्त। मैं दिल के करीब हूँ। अतर साहब की क्या मतलब कि एवन फील्ड में दाखिला है? पूछ लेते हैं अतर साहब, ये आपसे कैसे सवाल, किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं ये आरफा कि आपका वहाँ पे दाखिला है या नहीं है? 2 मरतबा गए हैं, दोनों मरतबा दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। अच्छा, अगर 2 मरतबा गए तो मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, वहाँ सारे ओवरकोट पहन के अंदर क्यों बैठते हैं? हीटिंग नहीं है क्या सिस्टम? ये अच्छा सवाल है, मैंने भी नोट किया था। जी अतर साहब। और क्या शाहरुख के फ्लैट की दीवार उनसे मिलती है? ये भी मेरा सवाल है। चलिए अतर साहब आप सारे सवालों के जवाब कुल मिला के दे दे। जी देखिए, एक तो पहली बात ये कि जो आरफा साहिबा का सवाल है वो बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, उसका तो मैं जवाब दूंगा। बाकी भट्टी साहब जेलस हो रहे हैं कि उनकी मियाँ साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, तो इस वजह से उनका तो मैं जवाब नहीं दूंगा। बाकी ये देखिए जी, यहाँ पे मियाँ साहब के घर में तो दाखिला तो हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ से मियाँ साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि मामला जल्दी जल्दी हल हो ताकि उनकी भी वापसी हो। जिस तरीके से मरियम बीबी यहाँ से गई हैं और आज मरियम बीबी ने भी ये कहा कि मियाँ साहब ने भी जल्द वापस आना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर आप जिस भी उस शख्सियत से बात करते हैं जो मियाँ साहब से मिल के आती है, या फिर उनके जो करीबी जराए, मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि फौरन वो वापस जाएं। अब वो कब जाएंगे, कब वो हालात पैदा होंगे, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कौन से हालात हैं? आज मरियम बीबी ने कहा कि वो जहाज की कोई बुकिंग का मसला है, वो जैसी बुकिंग मिलेगी वो वापस आ जाएंगे, चंद हफ्तों में वो मुल्क में होंगे। रुकावट क्या है? क्यों नहीं? अगर मरियम बीबी के साथ भी वो वापस आ सकते थे लेकिन नहीं आए, क्या है वहां सेंटिमेंट इस हवाले से? देखिए, अगर ये वो उन्होंने तो ये तासुर दिया ना कि जैसे मियाँ साहब हर आते जाते जहाज को रोक के पूछते हैं कि पाकिस्तान जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। ऐसी सूरत हाल नहीं है। हालात वो ये हैं कि सियासी तौर पे उनके लिए हालात मुनाफिक हों, जिसमें उनका एक सजा किसी तरीके से कि बाकायदा तौर पे एक वफाकी वजीर जो है मियाँ जावेद लतीफ साहब, उनकी टोटल ड्यूटी ये है, उनके पास और कोई महकमा नहीं है। वो मियाँ साहब को कहते हैं कि उनको वापस लेके आना है, उनकी माफी होनी चाहिए, पूरा निजाम उनसे माफी मांगे, तो वो ये कर रहे हैं। और दूसरा वो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान जेल जाए, उसको सजा हो। तो जिस तरह वो तोशा खाना के ऊपर एक बयानिया बनाया गया था कि भाई अगर हम पे करप्शन के इल्जाम हैं तो उसके ऊपर भी तो देखे ना, घड़ी का इल्जाम लग गया। अगर हम जेल गए तो वो भी तो सजा याफ्ता है, वो भी तो जेल गया है। वो हमारे जैसा हो जाए, एक वो भी ख्वाहिश। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं, यानी कि। लेकिन इसका जो मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही आरफा, अगर शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करेंगे और शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इमरान रियाज को गिरफ्तार करेंगे, सहाफियों को उठा लेंगे उनको, तो इससे ये मियाँ साहब के वापस आने के हालात बेहतर होंगे या इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हालात मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये लगता है मारिया कि एक पैनिक सा फैला हुआ है। हर कोई, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो जो ये कर रहे हैं, चाहे शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया या वो फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया, इमरान रियाज खान को किया, कि कोई ये नहीं सोच रहा कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इससे हमें कोई फायदा होगा, कि शायद किसी का लॉन्ग टर्म इस वक्त गोल ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ रोज सुबह उठ के कोई सोचता है आज हम क्या करें। अब गुस्सा बहुत हो रहा है, कोई लोग बात बहुत कर रहे हैं, तनकीद, तो डराने की सिर्फ कोशिश है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इस वक्त कोई प्लानिंग नहीं है और कोई, जिसको कहते हैं ना, हिकमत अमली नहीं है। तो फिर उसको यही कहेंगे, घबराहट में हो रहा है सब ये हुकूमत जो है ये इमरान खान को इतना फेवर क्यों कर रही है? और मैं फेवर इसलिए कर रही है कि रोजाना सुबह उठ के आप उनको एक ताजा तरीन एम्युनिशन दे देते हैं। फवाद चौधरी को आपने गिरफ्तार कर लिया, पीटीआई का बयानिया मजबूत होगा। शेख रशीद साहब एला हैं लेकिन वो ठीक ठाक, खान साहब उसके ऊपर भी अपनी सियासत बना लेंगे। सो ये कौन जीनियस है जो उनको कहता है कि इस तरह करें ताकि वो जो खान साहब एक मजलूम बन के और उभरें और एक और पॉलिटिकल चैलेंज बने हमारे लिए? मुझे लगता है कि वो जो जावेद लतीफ साहब बात करते हैं ना कि अभी भी सहूलत कार मौजूद है जो इमरान खान साहब को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करे। अब मुझे यकीन होता जा रहा है उनकी कंस्पिरेसी थियरी में। पहले तो मैं सोचती थी जावेद लतीफ साहब यूं ही बात कर रहे हैं, बट अब लगता है कि शायद उनकी बात में कोई दम है। अभी भी कोई बैठा है जो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाए या वो कमजोर ना पड़े, क्योंकि और तो कोई लॉजिक समझ नहीं आती बज़ाहिर। मतलब भट्टी साहब, क्यों ये आपका ख्याल है कि ये जो एक केओस जो क्रिएट कर रहे हो, कि अभी केओस है, लेट्स से व्हाट इट इज, राइट? ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है ना
کہ آپ صبح اٹھے تو پتہ چلے جی رات کے وقت ایک صحافی گرفتار ہو گیا, صبح کے وقت ایک پولیٹیشین گرفتار ہو گیا, فلانے پروگرام میں کسی نے کچھ کہہ دیا, اس خاتون MNA کے خلاف FIR ہو گئی, اور وہ بھی ایک بغاوت اور سیڈیشن کی چارجز کے ساتھ. یہ نارمل صورتحال تو نہیں ہے نا. تو یہ کون کر رہا ہے اور کیا کون مشورے دے رہے ہیں؟ بڑی عجیب, بڑا عجیب. سب سے پہلے تو قابل مذمت اور شرمناک عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا. ٹھیک بات ہے. اور آپ نے اگر ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, واچ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا, ECL میں ڈالا ہوا تھا, تو ٹھیک ہے آپ نہ جانے دیں, مگر ان کو پھر بٹھا کر پھر ساری چیزیں لے لینا, پھر رات کو ان کو لانا, پھر 8-10 گھنٹے تک ان کو عدالت میں نہ پیش کرنا, اور پھر نہ بتانا کہ آپ کا قصور کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی ایک درخواست دینا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, اس پہ سماعت ہونا, اور پھر یعنی اس پہ تو کیا کریں, اتنا شرمناک, اتنا بھونڈے طریقے سے, مذاق خیز طریقے سے کیا جائے. تو نہیں ہے نا, مریم بی بی کہہ رہی میں ان کو صافی نہیں مانتی نا. نہیں, مریم بی بی نے کو کب کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ایک اکلوتی یونیورسٹی جرنلزم کی کہ وہ وائس چانسلر ہیں کہ وہ بتائیں گی. میں اب ان کے نام گنوانا شروع کروں جن کو وہ صافی سمجھتی ہیں. اگر وہ صافی ہیں, وہ تو ہماری برادری, ہم بات نہیں کرتے, لیکن وہ سارے لوگ جو آج عہدوں پر ہے, یہ تو ایک طرف سے تو بڑا صحافت فرینڈلی ملک ہے نا. وزیر اعلیٰ صحافی, چیئرمین PCB صحافی, وزیر صحافی, مشیر صحافی, اور ایڈوائزر صحافی, اور اب تو نکاح ایکسپرٹ صحافی ہو گئے ہیں. تو یہ وہ صحافی ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحافی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ جب بات کر رہے ہوتے تھے نا پچھلے دور میں, تو ہم غلطی یہ تھی, بدقسمتی یہ تھی, ہم سمجھتے تھے یہ غیر جانبدار لوگ ہیں بات کر رہے ہیں, اور اچانک ان کے اوپر سے چہرے ہٹے اور نقاب ہٹے اور پھر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج فواد چودھری کا بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب بچوں پہ آ کے وہ بریک ہو جاتا ہے. میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بچے, اللہ معاف کرے. اب میں سوال یہ ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف تنقید کرنا, یا وہ تو چلو ایک سنا تھا, جوڈیشری کے خلاف ہر ادارے کی میں تو مانتا ہوں ریڈ لائن ہے, فوج کی بھی ہے, عدلیہ کی بھی ہے, صحافت کی بھی ہے, سیاست کی بھی ہے, الیکشن کمیشن کی بھی ہے, لیکن اب اس ملک کی, اس معاشرے کی بھی ریڈ لائن ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنا, تنقید کرنا نامناسب بیان تھا, لیکن جس بغاوت ہے, اب سوال کرنا بغاوت ہے, اب سوال اٹھانا بغاوت ہے, تنقید کرنا بغاوت ہے, اور تو طنز کرنا بھی بغاوت ہے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ $3.5 ارب آپ کے پاس زر مبادلہ, IMF آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, دہشت گردی آپ کے اوپر ہے, آپ تباہ ہو گئے ہیں, دنیا کے جو آپ کے دشمن ہیں وہ ٹھٹھے اور مذاق اڑا رہے ہیں, اور آپ اندر سے کیا کری جا رہے ہیں کہ ایک لسٹ بنائیں, ان میں سے کچھ کو جن کو آپ چاہتے ہیں غدار بنا دیں, وہ غدار بنا دیں, جن پہ بغاوت کرنا ہے بغاوت کرنا, جن کو کافر بنانا ہے کافر بنا دیں, باقیوں کو تو رہنے دیں. پیٹریٹس کی لسٹ بنا لیں, میرا خیال یہ زیادہ آسان کام ہے, کیونکہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ پیٹریٹس کم رہ جائیں گے, اور جو بغاوت والے اور جو غداری کے زمرے والے وہ کافی اس کی تعداد بڑھ گئی. جتنے خوبصورت الفاظ میں یا ایکسنٹ میں یہ بولا, اس کا مطلب محب وطن, محب وطنوں کی ایک فہرست بنا لیں, اور پھر باقی جو بچے ان کو غدار بنا دیں. ایک دفعہ ڈکلیئر کر دیں, وہ زیادہ آسان کام ہے. کیا روز لیکن اب صفحے پہ آ جائے گی وہ لسٹ, جس ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں نا, آپ وہ بھی کیسز ڈال دیں ان لوگوں پہ جو PTI کے زمانے میں بھی جن پہ ہوا, اور ایک ہی صفحے پہ آ جائے گی. مجھے بتائیے, مجھے ایک سمپل سا سوال ہے ساری قوم سے, اس پاگل پن کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ یہ پاگل پن کیوں اس وقت جوڑنا چاہیے تھا؟ اچھا, اور مزے کی بات, یہ PDM حکومت کل تک رو رہی تھی, ہائے جھوٹے مقدمے, ہائے انتقامی کارروائی, ہائے نیب نیازی گڑبڑ, ہائے FIA, ہائے فلانا 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 فلانا. آج وہ الحمدللہ لگے ہوئے. اب ہر بندہ تو خوش نصیب نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب اور اختر کاظمی جیسے کہ لندن چلا جائے. ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, وسائل بھی نہیں ہے, ہم وسائل ادھر ہی رہنا. تو اب کوئی ایون فیلڈ میں ہے, کوئی ادھر انجوائے کر رہا ہے, آپ دیکھیں لندن میں جرسیاں پہن کے. تو یہ تو اتنی خوش نصیبی تو نہیں ہماری. تو اور اب عمران ریاض نے, میں نے لاسٹ اسے فون کیا تو ان کے پروڈیوسر سے بات ہوئی, تو انہوں نے یہی کہا کہ اب ملک کی باغ دوڑنا ارشاد بھٹی تم پہ اور اختر کاظمی پہ. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم تو صلح کر لو. بڑی بھاری ذمہ داری. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو, سو یہ تو شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کو بھی پوچھنا ہوگا کہ کون ہے جو یہ کیوس. اچھا, یہ سارے غداری بھگت چکے ہیں, کافر پر بھگت چکے ہیں پرپیچولی. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے پرویز الہی صاحب کے لائر کو اٹھایا, اس کا مطلب ہے کہ آپ لائر کمیونٹی کو بھی اپنے خلاف جو ہے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں. اگر آپ نے صحافیوں کو اٹھایا ہے, تو چاہے جتنے بھی بٹے ہوئے ہیں وہ صحافیوں کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹم. تو یہ ماشاءاللہ ہر طرف سے آپ یہ محاذ کھول رہے ہیں
हैं और ये कौन नहीं, ये क्या ये मुझे पाकिस्तान के दोस्तों का एजेंडा नहीं लगता। ये मुझे, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती ये है कि मुझे लग रहा है कि क्यों। अच्छा, एक वजह चलिए इस दौरान एक डेवलपमेंट आई भी है, इसे शेयर कर लें। इमरान खान साहब को एपीसी में दावत दे दी है शहबाज शरीफ साहब ने। ये जो दहशतगर्दी और उसके बाद जो मुल्क की सियासी मंजरनामे में ये एक अच्छी बात है। खान साहब को भी जाना चाहिए, जहां तक मेरी इत्तलात है वो जाएंगे भी। जाएंगे भी। एपीएनएस में जब था तो उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया था और वो गए थे, और इस मरतबा भी उनको जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप एक्सटेंशन पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप पीका पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप गद्दारी पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप काफिर बनाने पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप पाकिस्तान पर भी इकट्ठे हो। सर इसमें एक और बात भी आरफा कि दहशतगर्दी पर भी और मुआशी हालत पर भी इकट्ठे हों, वरना कुछ नहीं रहेगा। देखिए इमरान खान साहब आपके सियासी मुखालिफ जरूर होंगे आरफा, लेकिन केपी के अंदर अगर कोई भी स्टेबिलिटी लानी है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर आपने कोई ठोस इकदामात करने हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूरत हाल से निकाले बगैर सोल्यूशन मिलेगा नहीं। वो दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुकदमात, नाअहली, गिरफ्तारियां, ये भी है, एक तरफ आपने कंसेंसस भी बिल्ड करना है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें मेरे ख्याल में ये जो हम भी सहाफ़ी भी बहुत बात करते हैं ना कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मगर साथ में हमें इसके एक शर्त भी लगानी चाहिए, और वो ये है कि ये जो इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, ये भी, इन पे भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो टेम्परेचर इतना नीचे आएगा कि सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे। ये नहीं हो सकता कि कॉन्स्टेंटली एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया हो, एक फिजा ऐसी बनाई हो जिसमें आप कहें कि अब कोई डिस्क्वालीफाई हुआ, अब कोई जेल गया, और फिर आप कहें नहीं जी ये तो सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो सब इकट्ठे बैठे। ये सब को इस मुल्क में, चाहे अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और इदारे हों, इनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर इन सियासतदानों ने साथ बैठ के इस मुल्क के फैसले कुछ करने हैं, या तो उनको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर्स नीचे आए। ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस किस्म के फैसले दे रही हो डिस्क्वालिफिकेशन के, और बेंचेस बन रहे हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ फैसलों पे और कुछ केसेस पे, और अब आप फिर कहें उन्हीं सियासतदानों को कि आप ये सब भूल जाए और आप मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप देखिए इलेक्शन कमीशन 95% फैसले पिछले 10 महीनों में इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के देख ले। निगरान सेटअप, इससे बड़ा मुतनाज़े निगरान सेटअप बन सकता है। गवर्नरों का किरदार, इससे मुतनाज़े गवर्नरों का किरदार हो सकता है। हुकूमत के हरबे, इससे ज्यादा हुकूमत के हरबे खिलाफ हो सकते हैं। FIA का किरदार, इससे मुतनाज़े FIA का कोई किरदार हो सकता है। आप मुझे बताएं कि ये वन वे ट्रैफिक जो चलाई हुई है, ये यक तरफा आपने जो ट्रैफिक चलाई है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आप ये चाहते हैं, ये पाकिस्तान चाहते हैं? लेकिन ये था पुराना पाकिस्तान जिसको वेलकम किया था बिलावल ने। लेट मी ब्रिंग अतर यू नो इन द कन्वर्सेशन। अतर साहब, अब ये जो चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने दावत दे दी है इमरान खान साहब को, और जो मालूमात है उसके मुताबिक इन्होंने असद कैसर और परवेज खटक साहब के थ्रू ये APC की जो दावत है ये पहुंचाई इमरान खान साहब को। सो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सियासी तौर पे कोई टेम्परेचर नीचे करने की तरफ ये पहला कदम हो सकता है? ये आपका क्या इस हवाले से तज्जिया है? जी, छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा। जिस तरह गिरफ्तारी की गई इमरान रियाज खान की, उसकी मैं भी मजम्मत करता हूं। और हालिया अरसे में हमने देखा कि जिस तरह आधी रात को यह हुकूमत बनी थी, इन्होंने हर काम रात की तारीकी में किया है। चाहे कोई नोटिफिकेशन निकालना हो, चाहे कोई हलफ लेना हो, चाहे कोई गिरफ्तारी करनी हो, तो वो मसलसल आपको नजर आता है। बाकी दूसरी बात ये कि आप खान साहब को जो उन्होंने दावत दी है, मेरे ख्याल में कि बिल्कुल एक पॉजिटिव जेस्चर है। खान साहब को भी इसका पॉजिटिव आगे से रिस्पॉन्स करना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत का मसला क्या है वो समझने की जरूरत है। ये जितनी मर्जी दावतें देते रहे, जितनी मर्जी मीटिंग्स करते रहे, जो असल इशू है वो इस हुकूमत की इनसिक्योरिटी है। ये रात की तारीकी में बंद कमरों में बनने वाली हुकूमत है। इनको पता है कि इनके पास अवामी ताइद नहीं है। ये अवाम में जाएंगे तो ये शिकस्त खाएंगे। ये वो इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से बाकी सबकी जिंदगी अजाब बनी हुई है। देखिए, अगर कोई रियासत हो या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, जब आप किसी इनसिक्योर किसी भी चीज से डील करते हैं तो वो आपकी जिंदगी को अजाब बना देता है। रियासत हर बंदे को गद्दार करार दे देती है, इसलिए कि खुद उसकी इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होती। इसी तरह ये जो हुकूमत है ये खुद इतनी इनसिक्योर है कि ये हर मुखालिफ आवाज को दबाने की कोशिश करती है। यहां तक कि टीवी चैनल्स का नाम लेती है, सहाफियों को सहाफी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। जब तक वो खत्म नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी।
अच्छा, चले इसी पॉइंट पे भी ब्रेक लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर सियासी जमातों का मिलकर बैठना जरूरी भी है, लेकिन इस पूरे निजाम को एक हीलिंग टच की भी जरूरत है, लेकिन वो कोई लगता नहीं है बाज़ाहिर के कि इस वक्त ना किसी की पॉलिटिकल इंटेंशन है या किसी में इस वक्त कैपेसिटी है कि ये कर सके। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी होती है इस मुल्क के अंदर, अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। इसके अलावा बगावत के बेशुमार मुकदमे उन सहाफ़ियों के खिलाफ होते हैं जो कि पिछली हुकूमत में पिछले दौरे हुकूमत में उनका ख्याल है कि ये पीटीआई के प्रोपेगेंडा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीटीआई के बयानिए को बयान करते हैं, इसलिए वो तो सहाफ़ी ही नहीं है। आज इमरान रियाज साहब के हवाले से सवाल पूछा गया कि भाई इनको हथकड़ियां लगी, ये क्या हो रहा है, तो मरियम बीबी ने इस दौरान फिर बताया कि वो सहाफ़ी किसे समझती हैं और कौन सहाफ़ी उनके नजदीक नहीं है। जरा ये सुन लीजिए कि मरियम बीबी की सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है। सहाफियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है, उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। आपके प्रिंसिपल्ड सहाफी हैं जिनका काम सहाफत है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी। खाली वो जो प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन बाकी चूंकि मेरे बयानी के साथ नहीं है, उनको सहाफ़ी नहीं मानती। चलें, सहाफ़ी आप मत माने, ये आपकी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन एटलीस्ट उनको इस मुल्क का बाइज्जत शहरी जरूर माने जिनके कुछ बुनियादी हकूक हैं। अच्छा, सहाफ़ी वो मानती किसको है, ये भी माजी की उनके जो कुछ बयानात के और कुछ उनकी जो ऑडियोज हैं उससे हम ये तायन कर सकते हैं कि कौन सहाफ़ी है, कौन से चैनल्स हैं जो कि उनके नजदीक क्रेडिबल है। जरा ये भी सुनिए। मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। मैं नहीं जानती, अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी। जी, ये एक हुक्मरानों का मीडिया के साथ ये ताल्लुक रहता है, जो हम उनकी मर्जी की बात करता है वो ठीक है, जो नहीं करता वो उनके साथ वो नाराज रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर साहब, तो ये अब इसका मतलब ये है कि अब सहाफत के साथ ऐसा ही होगा, इसलिए क्योंकि अगर आपके बयानिए के साथ कोई नहीं खड़ा तो वो आपके नजदीक सहाफी नहीं है। पर्सनली अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप किसी एक के साथ अलाइंड भी हैं, किसी नजरिए या जमात के साथ, दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक एज लॉन्ग एज आपका आर्ग्यूमेंट इंटेलिजेंट है और आपकी एक डिक्लेयर्ड पोजीशन है। देखिए, जो सहाफी होता है ना, वो कभी भी पॉलिटिकल नहीं हो सकता, वो होता ही सियासी क्रीचर। अगर आप पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करते हैं, पॉलिटिक्स पे तजिए करते हैं, तो आपकी पॉलिटिकल लीनिंग भी होती है, कोई लेफ्ट पे होता है, कोई राइट पे होता है। मसला वहां पे आता है जहां पे अगर आप कोई झूठी खबर दें या आप हकायक से मनफी रिपोर्टिंग करें, वो तो बात मानने को बंदा तैयार है कि अगर कोई ऐसा करे तो वो जनाब उस सहाफी पे तो इतराज हो सकता है। लेकिन इनकी नजर में गैर जानिबदार सहाफी वो है जो इनकी काबीना में बैठा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा कोई गैर जानिबदार नहीं है। देखें, इमरान रियाज खान को उन्होंने कह दिया कि जनाब वो सहाफियों का लबादा उड़ा हुआ है। एक चैनल के हेड में नाम ले लेता हूं जी, अमाद यूसुफ साहब, उनके ऊपर जो मुकदमा कायम है, अमाद यूसुफ को खुदा ना खास्ता उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है। अमाद यूसुफ ने क्या कभी कोई बयान दिया? अमाद यूसुफ ने कभी कोई प्रोग्राम ऐसा बैठ के किया? सिर्फ इसलिए कि वो एक इदारे से वाबस्ता है, जिस इदारे के कभी आप कहती हैं इसको ऐड नहीं देना, पर मैं फ्री स्पीच पे भी करती हूं। आपने फवाद चौधरी साहब की आज वीडियो देखी, फवाद चौधरी साहब अपने बच्चों को याद करके जिस तरीके से वो आपदीदा हुए, इसी तरह रात को अमाद यूसुफ के घर में भी छापा पड़ा था, उनको भी रात को उठाया गया था, दीगर सहाफियों को भी इस तरह उठाया गया। और
इसी हुकूमत के दौर में उठाया गया। तो इनकी नजर में सहाफी सिर्फ वही है या सहाफत सिर्फ वो कर रहा है जो इनका बयानिया ले। बाकी पाकिस्तान की सहाफत में मसाइल हो सकते हैं, उस पर एक अलग बहस है, लेकिन जो इन्होंने 5-6 महीने के दौरान पाकिस्तान के सहाफियों के साथ किया है, अरशद शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है, और इसी हुकूमत के वुज़रा ने आके उसके बाद जिस तरह उनको कभी सोने की स्मगलिंग से जोड़ने की कोशिश की, उनके इदारे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की, उसकी नजीर नहीं मिलती है टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में इनका कोई रवैया मेरा ख्याल है फिर इसका मतलब है आरफा कि आगे इस तरह से ही होगा। इमरान खान साहब के दौर के दौरान भी जो सहाफियों के लिए कोई जिंदगी आसान नहीं थी, और हमें बताया गया कि अब चूंकि ये लोग आ गए हैं तो वो वाली रिवायतें जो हैं नहीं दोहराई जाएगी। अब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसके ऊपर ख्यालात इनके जो थे वो बड़े मिसाली थे जब ये ऑपोजिशन में थे, लेकिन इन 8-9 महीने के अंदर तो मेरा ख्याल है वो मेमोरी रेज हो गई कि कभी ये वादे भी किए थे इन्होंने सहाफती बरादरी से कि ये हम बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोग भूलेंगे और ना PMLN को भूलेंगे। मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि ये पावर में आती हैं, उसके बाद जब ये हुकूमत में होते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, विक्टिमाइजेशन होती है, सहाफत के साथ बुरा करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अब हम चले गए हैं घर, अब हम विक्टिम बन गए हैं, हम रोना धोना करेंगे और सब भूल जाएंगे। लोग नहीं भूलते। हमें आज भी याद है कि PMLN ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, इसी तरह हमें आज भी याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जब हुकूमत थी तो सहाफियों के साथ क्या हुआ, नौकरियां गई, वो ऑफ एयर हुए, मतियुल्लाह जान को उठाया गया, अबसार आलम साहब को गोली लगी, बहुत सारे वाकयात हैं हम सबको याद रखते हैं। और अब PMLN को भी इनका जवाब जो है बहुत अरसे के लिए देना होगा ना, मतलब इसमें कोलिशन गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी का तो खैर वो वाली बात है ना कि वो हर चीज पे जो चीज उनको अच्छी लगती है वो कह देते हैं कि जी जी बिल्कुल ठीक है हम इसका, और दूसरे पे वो कह देते हैं हमें तो बताया नहीं था, कंसल्ट नहीं किया गया था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। मुजम्मत करते हैं भैया हुकूमत में, मुजम्मत से आगे करें। आपसे हम मुजम्मत तो नहीं एक्सपेक्ट करें, आपसे तो आपको तो फैसला करना चाहिए। कैबिनेट में आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? सो ये जो तरीका है ना, और बट ओवरऑल मारिया इसके अंदर हमें ये भी देखने की जरूरत है कि अब काफी साल हो गए हमारे पास जो एक प्रेस फ्रीडम थी जिसके बारे में हम लोग बहुत बात करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड हुई है और बहुत सालों से इरोड हो रही है। हमने बड़ी खुशी भी वैसे वो हवाले किए औरों के। नहीं बिल्कुल हमने किया, जैसे हमने जिक्र है क्योंकि हम भी बटे हुए हैं, एक के ऊपर हमला होता है तो दूसरे कहते हैं ये सहाफी नहीं है। ये कोई नई बात तो नहीं है जो आज मरियम नवाज साहिबा ने की, ये हम सब करते रहे हैं। सो हमें थोड़ा सा अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें ये सब रोकना है। किसी की सहाफत हमें अच्छी लगे या ना लगे, इशू ये नहीं है कि उनकी सहाफत हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है कि नहीं। बात ये है कि किसी की सहाफत अगर वो बुरी भी है तो उसकी सजा उसको क्या मिल रही है। हाँ। कोई अरशद शरीफ की सहाफत किसी को नहीं अच्छी लगती, बट क्या वो सहाफत जो थी वो इतनी बुरी थी कि ही शुड डाई फॉर इट? दैट्स द क्वेश्चन। रिएक्शन इज सो डिस्प्रोपोर्शनेट। और दूसरी बात ये है कि भाई जब सहाफी गुफ्तगू कर रहा है भट्टी साहब, तो आप उसको जवाब बात से, अगर आपके पास रियासती ताकत है तो फिर तो कोई मतलब, फिर तो उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। अगर कोई शख्स गुफ्तगू कर रहा है तो उसका जवाब ये है कि भाई आप अपना ऑल्टरनेट बयानिया बनाएं, और जो आपके हम ख्याल है उनके थ्रू आप वो कर सकते हैं, और उसकी स्पेस भी है इस वक्त। ये कि भाई फलाने को उठा लो, फलाने को गायब कर लो, तो क्या वो जो बयानिया ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो जवाबी जो काउंटर बयानिया बनाना है कि वो चुप हो गए तो इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा मजबूती से आगे आएगा? नहीं, देखिए हम किन लोगों से क्या तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। ये है मुनाफिक लोग, दो इनके चेहरे होते हैं, एक इक्तदार वाला, एक अपोजिशन वाला। इनमें से कोई पार्टी मुझे बताएं, ऐसी बताएं जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला फिजिकली या लफ्जी हमला ना किया हो। इनको अदालत वो अच्छी लगती है जो इनके हक में फैसले दे, इनको नैब वो अच्छा लगता है जो इनके मुखालफिन को पकड़े, इनको FIA वो अच्छी लगती है जो मुखालफिन को फिक्स करे, इनको पुलिस वो अच्छी लगती है जो मुखालफिन के घरों में रात को घुस के उनको उठाए, इनको फौज वो अच्छी लगती है जो इनके साथ खड़ी हो। ठीक बात है। और इनको सहाफत वो अच्छी लगती है जो इनके हक में लिखे और सर झुका के कहे कि हजूर कायदे आजम तो पहले आ गए, मुल्क बना गए, वरना अगर आप होते तो आपने बना देना था। ये छोटे लोग हैं, ये हादसों की पैदावार है। अगर आप इनसे ये तवक्को रखते हैं कि ये आजादी सहाफत पे यकीन, मरियम नवाज का मुझे बताएं, मरियम नवाज का क्या बैकग्राउंड है सहाफियों करने का? यानी वो क्या क्यों करेंगी? वो उनके वालिद साहब वजीर आजम बने, उनके 3 मरतबा चाचा, वो एक शाही खानदान की फर्द है। कौन किसी की जुर्रत है कि वो उनको क्वेश्चन उठाए कि आप
ٹویٹر کیوں خاموش ہوا, آپ نے ڈیلیں ڈھیلیں کیوں کی, آپ کے والد صاحب 8 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے گئے تھے, وہ تشویشناک حد تک بیمار تھے, ادھر سے آپ نے حکومت گرا دی. آپ نے آج شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو اختلافات کی ایک وجہ کیا لکھی ہوئی ہے کہ جب فوج سے ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ان کو لا علم رکھا گیا تھا, جو ایکسٹینشن کا مسودہ تھا وہ دوسرا دکھایا گیا تھا. اور یعنی جو مریم نواز اپنے مفتاح اسماعیل کو کہے کہ یہ کیا کارٹون آدمی ہے, ادھر میرا آئے گا کون ہے, اب اس کا مطلب سمجھ آئے گا نا ہمارا رشتہ. جب بالغ ان کے مرد ختم ہو جاتے ہیں پھر کوئی اور ہوتا ہے. تو صحافی وہ ان کے لیے صحافی, صحافت, سیاست, سارا کچھ, یہ میں نے کہا نا اس ملک میں 2 نظام ہیں, ایک ہے فوجی آمریت رہی اور دوسری ہے سیویلین ڈکٹیٹرشپ. یہ بدترین شکل ہے فوجی آمریت کی, اندر سے یہ بادشاہ ہیں, ان کا بس نہیں چلتا, یہ ہمیں اٹھا کے نا کہیں کالے پانیوں میں پھینک کے تالے لگا کے چابیاں کسی دریا میں آئیڈیاز نہ دیں یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہ کیا کرنا اور عارفہ اور عطر کاظمی کو تو یہ کریں. چلیں اللہ خیر سب کو. آپ کی بڑی خواہش ہے یہ. سر عطر صاحب تو لندن میں بیٹھے, آپ دونوں یہاں پہ طے کر لیں. مجھے دی گئی ہے بیسکلی. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہم بھی آج ہمارے ساتھ 2 حضرات اور ایک خاتون کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.